हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का फिजिक्स का छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का 5 मार्क्स का। और आपको पता होगा 4 मार्क्स का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो जाइए बेटा, जैसे इस चैनल में आते हो ना, क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की ये बात कर रहा हूं। यही एक ऐसा चैनल है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के साथ साथ आंसर्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। बेटा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मॉडल पेपर का सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, पूरा चारों सेट का, वो भी हिंदी मीडियम के लिए वीडियो है। उसके जस्ट बाद जो वीडियो डलेगा वो डलेगा आपका इंग्लिश मीडियम के लिए। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एक साथ आपको देखने को मिलेगा। इस सेट में हम सीखेंगे पूरा 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। उस क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी थ्योरेटिकल करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ नन गेट, और गेट और जितने भी लॉजिक गेट है उसका अलग से वीडियो बनेगा। उस क्वेश्चंस को छोड़कर, उस टॉपिक को छोड़कर आपको पूरा थ्योरेटिकल मिलेगा। 11 नंबर से लेकर 22 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है उसमें जितने भी थ्योरेटिकल है पूरे ऑल ओवर चैप्टर्स के, ऑल ओवर यूनिट्स के, उसको मिलेगा आपको। एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा 3 मार्क्स का सफर को। आज डे 3 है, मैंने आपको पोस्ट किया है। इस वीडियो को अपलोड करने से पहले मैंने एक पोस्ट किया है, आप कमेंट जरूर करिएगा कि 5 मार्क्स का और 4 मार्क्स का कोई ऐसा यूनिट है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, उसका मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा। टेंशन नहीं लेना है, बस बने रहना है। जैसे नए आते हो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि फिजिक्स के एग्जाम से पहले बच्चों को वीडियो मिल जानी चाहिए। चलिए एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। अपन बात करने वाले हैं भौतिकी की। अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसमें। क्या डिस्कस करते हैं देखिए, अब मैं बताने वाला हूं। इस पूरे वीडियो को थोड़ा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन प्रॉपर समझ आएगा आपको। देखिए अपन बात करने वाले 3 मार्क्स का। अब 3 मार्क्स का इसमें बात करने वाले, पूरा का पूरा 3 मार्क्स का अपन इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी थ्योरेटिकल्स है, जितने भी आपके थ्योरी है, उसको कवर कर ले, एकदम एक्सप्लेन कर दे। तो आपके 3 मार्क्स का सफर आज से शुरू है और कल तक का है। अगर टाइम मिले तो रिवीजन करने के लिए बहुत खास हो सकता है ये वीडियो। रिवीजन के मैटर में बहुत ज्यादा खास होगा बेटा, तो आप हेडफोन लगाकर इस वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा लेट अपन नहीं करते। मॉडल पेपर का आपको पता है 11 नंबर से लेकर 22 नंबर तक का क्वेश्चन आपका आता है। जैसे मेरे को खंड स दिख रहा है, हिंदी मीडियम के लिए खंड स दिख रहा है। अब खंड स में एक क्वेश्चन से प्रकाशिक तंतु क्या है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। चारों सेट का 11 से लेकर 22 के बीच में जो भी मेरे को मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहा है, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आ सकता है, उस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बट ये नहीं कहूंगा कि यही आएगा। बट आपको पता है बेटा, आपके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। आप साल भर बिल्कुल भी पढ़े नहीं हो। साल भर जब पढ़े ही नहीं हो तो आपके पास बचता क्या? एक परीक्षा बोध बचता है, 5 साल का पेपर है। वो परीक्षा बोध क्या है भाई? परीक्षा साल क्या है? 5 साल का पेपर है। और क्या ही है? और मॉडल पेपर एक नए क्वेश्चंस देखने को मिलता है, और आदर्श पेपर में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलता है। और क्या है आपके पास पढ़ने के लिए, ये मुझे बताइए। आप पूरा इस 6 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो क्या? कमेंट करिएगा, क्या कर सकते हो क्या? ठीक है, नहीं कर सकते तो जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो भाई पहला क्वेश्चन अपने पास आता है, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। और यहां पर लिखा है छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में ये क्वेश्चन है। तो भाई इसके आंसर्स पढ़ते हैं अपन। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी व लंबी दूरी तय तक ले जाया जा सकता है। मतलब प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जो प्रकाश सिग्नल को एक अल्प दूरी और लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। मतलब वो भी कैसे बेटा? सिग्नल को उसी तीव्रता के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग से अल्प दूरी व लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। इस टाइप का आप फिगर बना लेंगे। ये डायग्राम आप देख रहे हो, चित्र है, इस चित्र को बना लेंगे। देखिए टेढ़े मेढ़े दिख रहा है आपको, टेढ़े मेढ़े दिख रहा है ना भाई, टेढ़े मेढ़े दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपका प्रकाशिक तंतु का क्या हो गया, डेफिनेशन। और इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा और देखते हो तो भाई प्रकाशिक तंतु उच्च कोटि के कांच, उच्च कोटि हाई क्वालिटी की बात हो रही है, क्वार्टर्स के बहुत लंबे और हजारों बारीक तंतुओं से मिलकर बना है, बहुत बारीक तंतुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक तंतु का व्यास लगभग 0.001 होता है सेमी सेंटीमीटर। अपवर्तनांक आपका होता है 1.7 होता है। तो इससे माइंड में एकदम याद कर लो, जो इसका व्यास होता है बेटा वो कितना होता है, 0.001। अगर इस वीडियो को देखते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो, जिससे याद रहेगा। ये कॉपी पेन पकड़ लो बेटा, कुछ आपको मैं याद भी करवा देता हूं। प्रकाशित तंतु का जो व्यास होता है कितना होता है, 0.00, 0 पॉइंट के बाद 3 तो 0, उसके बाद 1 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक कितना होता है, 1.7 होता है। ये माइंड में सेटअप कर लीजिए। और तंतुओं पर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पतली परत चढ़ी होती है। यहां पर माइंड में क्या समझ आया अपने को? पहला व्यास कितना होता है, 0.001,
और आपका उसका अपवर्तनांक कितना होता है 1.7 हो गया। और पदार्थ की जो पतली परत होता है उसका अपवर्तनांक कितना है बेटा 1.5। बस इतना आपको माइंड में सेटअप करना है। इतना भी अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो कोई भी आपत्ति नहीं है 3 नंबर में, ठीक है। इसके उपयोग उसके बाद आप लिख सकते हो। अगर आपको और पढ़ना है तो यहां से लेकर यहां तक का भी आप आराम से पढ़ सकते हो। 3 नंबर में आप कर सकते हो। जब प्रकाश तंतु के एक सिरे पर छोटे कोण पर आपतित होता है तो वह तंतु के अंदर गुजरने लगता है। ये आप लाइंस को लिख सकते हैं। आपतन कोण का मान परत के सापेक्ष तंतु के क्रांतिक कोण से अधिक होता है। प्रकाश का तंतु और परत के, ये आप लिख सकते हो। तो भाई यहां पर एकदम सिंपल समझ आ गया कि प्रकाशिक तंतु क्या है। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार का क्या ऐसी युक्ति है जो आपका तीव्रता, अपनी तीव्रता के साथ ना टेढ़े मेढ़े, उसी तीव्रता के साथ टेढ़े मेढ़े मार्ग में, मतलब लंबी, अल्प लंबी या लंबी दूरी, ठीक है, तय कर सकते हैं, तक लिख जा सकता है। इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार का। इसका व्यास कितना होता है 0.0030। उसके बाद 1.7 क्या होता है इसका अपवर्तनांक होता है। और 1.5 अपवर्तनांक वाले परत क्या होता है, पतली परत चढ़ी होती है। ये आप आराम से इसको लिख सकते हो। उपयोग में देखो क्या है, उपयोग क्या है भाई, उपयोग क्या है। इसका उपयोग सिंपल है कि चिकित्सा और प्रकाशिक जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। भाई चिकित्सा और प्रकाशिक जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। एक पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, प्रकाशिक तंतुओं की सहायता से फेफड़ों के आंतरिक भाग और शरीर के अन्य भागों जिनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है का अध्ययन किया जा सकता है। भाई ये अच्छी बात है कि प्रकाशिक तंतुओं का की सहायता से हम फेफड़ों के अंदर और शरीर में इतने सारे अंदर ऐसे भाग है जिसको प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते, उसका अध्ययन करने में सहायता होता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। 2 पॉइंट क्या याद रखना है, चिकित्सा और प्रकाशिक जांच में प्रकाश नली की भांति इसका उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, फेफड़ों के अंदर, शरीर के फेफड़ों के अंदर और शरीर के ऐसे अंग भी जिसको प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते, उसका हम अध्ययन करने में इसकी सहायता लेते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है बेटा, प्रकाशीय सिग्नलों के ट्रांसमिशन के लिए प्रेषण उपयोग किया जा सकता है। तो 2 पॉइंट आप याद रख सकते हो। इसी पैराग्राफ में आप 2 पॉइंट को ले सकते हो। तो ये भाई पहला क्वेश्चन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा। प्रकाशिक तंतु क्या है, इस सेट ए की बात हो रही है, मॉडल पेपर की बात हो रही है, हिंदी मीडियम की बात हो रही है, इंग्लिश मीडियम में वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। क्या है भाई दूसरा क्वेश्चन, आराम से चलेगा, चारों सेट बताऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। दिष्टकारी किसे कहते हैं, ठीक है। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में 2 अंतर लिखिए, ठीक है, ठीक है। दिष्टकारी किसे कहते हैं भाई, एक प्रकार का उपकरण है या ऐसा उपकरण है, वह उपकरण जो एक ऐसा प्रकार का उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है। मतलब आपको मन में याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा को किसमें चेंज कर देता है, दिष्ट धारा में। दिष्ट धारा में क्या करता है, चेंज कर देता है। उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, दिष्टकारी कहते हैं। क्लैरिटी है, एकदम सिंपल समझ आ गया। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब एकदम सिंपल है। अर्ध तरंग मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि यह प्रत्यावर्ती धारा के केवल अर्ध वर्ग को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। अर्ध मतलब आधा मान लो और पूर्ण मतलब पूरा मान लो, ठीक है। तो अर्धवक्र को और यहां पूर्ण चक्र को दिए धारा में परिवर्तित करता है, यही बस है। यह प्रतिवर्ती धारा को अर्धवक्र को, है ना, दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, केवल अर्धवर्ग को, यहां पर पूर्ण चक्र को दिए धारा में परिवर्तित करता है, बस और कुछ नहीं है। इसमें पी एन संधि डायोड प्रयुक्त होता है। इसमें एक देखो, आधा बोलेंगे ना तो सिर्फ एक पी एन डायोड क्या होता है, संधि डायोड प्रयुक्त होता है। इसमें आपका दो पी एन संधि डायोड प्रयुक्त होता है, बस अब कुछ नहीं करना है, बस ये माइंड में सेटअप करना है बेटा। दिष्टकारी किसे कहते हैं, जब प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं उसे, दिष्टकारी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आपको पॉइंट में याद रखना है, ये आधा वाला याद रख लो और ये आपका पूर्ण वाला याद रख लो, माइंड में सेटअप रहेगा। इसमें एक पीएन संधि डायोड होता है, इसमें आपका 2 पीएन संधि डायोड होता है। एकदम जल्दी जल्दी चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, है ना। पढ़े ना, पढ़ने के लिए सब पढ़ना, मैं आपको वही चीज आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा आपको। यहां पर देखिए मैंने 2 क्वेश्चंस आपको समझाए, ठीक है। और ये सब देखो यार, फॉर्मूला लिखने वाला सिस्टम है, इसको आप देख लेना, टाइम मिलेगा तो।
ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में 3 अंतर लिखे। छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में ये क्वेश्चन है। अपन इग्नोर नहीं कर सकते, मॉडल पेपर को भी इग्नोर नहीं कर सकते और आपका आदर्श पेपर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आ गया ना बेटा तो पछतावा से अच्छा ना पढ़ लेते ना, टाइम है अपने पास। ठीक है, तो भाई अब इसमें कहानी में ट्विस्ट क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या अंतर है? कुछ नहीं है। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, प्रतिरोध का गुणों को समझाना विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जैसे इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन इसका मान चालक के पदार्थ, उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जैसे कोई भी एक चालक है, मान लो अभी कोई भी चालक है, इसका अनुप्रस्थ काट का L/A करके आप लेते हो ना, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, तो इसकी लंबाई इसकी लेंथ पर भी, लेंथ पे भी और अनुप्रस्थ काट पे भी, ठीक है, अनुप्रस्थ काट एरिया पे भी, ठीक है, और चालक के पदार्थ पे, मतलब भाई चालक की पदार्थ, उसकी लंबाई, हाँ, उसका क्षेत्रफल, उस पे क्या करता है, निर्भर करता है आपका प्रतिरोध। बट इस सिर्फ पदार्थ पे निर्भर करता है, सिर्फ एक पे, ठीक है। और दूसरी है यह चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, बदलने से विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलता। ये बहुत खास बात है। अगर इसकी लेंथ और एरिया को चेंज कर दे तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध बिल्कुल चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रतिरोध चालक की लंबाई और त्रिज्या बदलने से, रेडियस जिसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है, त्रिज्या बदलने से इसका प्रतिरोध बदल सकता है। बट आपको यह समझना है बेटा, इसका अगर आप लेंथ, इसका लेंथ, ठीक है, इसका आप लेंथ और रेडियस को चेंज करते हो तो इसका प्रतिरोध चेंज हो जाता है, मान बदल जाता है। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक आपको ओम एक्स मीटर होता है, इंटू मीटर होता है, ठीक है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो एकदम माइंड में सेटअप करना है कि आपसे कोई पूछे विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में क्या अंतर है, तो प्रतिरोध का जो यूनिट होता है वो ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का यूनिट होता है ओम मीटर होता है। ये माइंड में सेटअप करना है। और जो प्रतिरोध होता है वो किसी भी चालक की लंबाई, उसके एरिया पे डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है। लेकिन आपका जैसे विशिष्ट प्रतिरोध में जाते हो वो आपका सिर्फ पदार्थ पर, चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। वो चालक के पदार्थ, लंबाई और आपका क्या है बेटा, लंबाई और क्या है आपका, याद कर लो यहां पर, हाँ, लंबाई और आपका एरिया पे निर्भर करता है। ये माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इसका आप लंबाई और एरिया बदलोगे ना तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान बदल जाता है। बट है ना, नहीं नहीं, विशेष प्रतिरोध का मान नहीं बदलता, ये माइंड में सेटअप करना है, ठीक है। ये नहीं बदलता, वो बदल जाता है, एकदम माइंड में सेटअप रहेगा। चलो ठीक है, विशेष प्रतिरोध नहीं बदलता लेकिन प्रतिरोध का मान बदल जाता है, ये माइंड में सेटअप करिए। चलिए 3 क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गए, 3 मार्क्स का सफर चल रहा है, आप भी पढ़ रहे होंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा उसको सुनने के बाद। चलिए भाई, यहां पर कहानी में ट्विस्ट क्या है, लेंज का नियम लिखिए, समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। अच्छा, ऊर्जा ना तो ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। अच्छा भाई, कैसे अनुकूल है देखते हैं अपन। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबक के प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है। अच्छा, लेंज के नियम के अनुसार विद्युत चुंबक के प्रेरण की, हाँ, विद्युत चुंबक के प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में जो प्रेरित कर रहे हो आप विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। अच्छा, ये बहुत खतरनाक चीज है। लेंज का नियम एकदम बेहतरीन ना, यूनिक है भाई, समझने ना मजा आ जाएगा। विद्युत चुंबक के प्रेरण, विद्युत चुंबक के प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, देखो आप विद्युत धारा को क्या कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा है यहाँ पर, हाँ, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जो स्वयं जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। भाई लेंज का नियम खतरनाक है, ये बहुत है ना, जिसके कारण मैं उत्पन्न हो रहा हूं उसी को वो विरोध करती है, उस कारण को विरोध करती है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, लेंज का नियम कहते हैं। एकदम एकदम सिंपल है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे, ऊर्जा संरक्षण लेंज के नियम के अनुसार जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लाते हैं, अच्छा, कहानी में ट्विस्ट है दोस्त, जब किसी चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली के चुंबक के पास वाला सिरा, अच्छा, पास वाला सिरा मतलब यह कुंडली है और चुंबक को पास लेके जा रहे हैं, समझा, चुंबक को क्या कर रहे हैं अपन, पास लेके जा रहे हैं। जैसे पास लेके जाते हैं तो भाई सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है, उत्तरी ओर, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव की ओर, है ना, उत्तरी ध्रुव की ओर क्या करती है, भांति कार्य करती है। कुंडली चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, चुंबक को पास लाने में इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अच्छा, वो कहानी में ट्विस्ट देखते हैं क्या है भाई।
पहली बात तो ये है कि आपको लेंज का नियम समझ आना चाहिए। लेंज का नियम क्या कहता है, और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते हैं, अपन परिवर्तन करते हैं। ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम अपन 11वीं क्लास में पढ़ते थे। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि भाई चुंबक के, ये तो समझ आ गया। अब ऊर्जा संरक्षण क्या है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के सामने लाते हैं, तो कुंडली के चुंबक के पास वाला, कुंडली के चुंबक के पास वाला, जैसे ये चुंबक है और ये कुंडली है, ये कुंडली के पास वाला ये उत्तरी ध्रुव की भांति काम करता है। कुंडली का चुंबक पर, कुंडली का चुंबक पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिपल्सन होता है, दूर दूर जाते हैं। ठीक है, चुंबक को पास में इस प्रतिकर्षण के विरुद्ध करना पड़ता है। यही यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। यही यही इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई यही क्या होता है आपका, यही क्या होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती है। कुंडली में विद्युत धारा प्रभावित होती है प्रतिकर्षण बल लगने के बाद ना। इसी प्रकार जब उत्तरी ध्रुव कुंडली ध्रुव से दूर ले जाते हैं, तो कुंडली के पास सिरे वाले दक्षिण ध्रुव बनने के कारण कुंडली चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ये तो समझ आ गया भाई। यहां पर जो लग रहा है आपको प्रतिकर्षण बल की बातें हो रही है, जैसे प्रतिकर्षण बल की बात हो रही है, तो उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं। जब वो पास था तो प्रतिकर्षण कर रहा था कहानी, अब जब दूर लेके जा रहे हैं, जब दूर लेके जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव से, तो भाई तो कुंडली के पास वाले सिरे पर दक्षिणी ध्रुव बनने के कारण समीप लेके जा रहे हो तो उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य कर रहे हैं। ठीक है, चुंबक कुंडली का जो मुंह है भाई, सिरा है, वो किसके भांति कार्य कर रहे हैं, उत्तरी ध्रुव की भांति कर रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको समझ आएगा भाई। 3 मार्क्स का सफर शुरू कर रहे हो तो मेरा ये वीडियो मदद करेगा आपका पढ़ने में, और कुछ नहीं है। मैं इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, हिंदी मीडियम का वीडियो अलग बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम का वीडियो अलग बनाऊंगा, फिर आदर्श सूत्र को भी समझाऊंगा, तो मेहनत कर रहा हूँ ना बेटा, तो आपका हेल्प होगा करके मेहनत कर रहा हूँ, है ना। 1000 बच्चों को भी हेल्प हो जाए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है, तो भाई कहानी में ट्विस्ट क्या है, तो कुंडली चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहां पर प्रतिकर्षित की बात थी, उत्तरी ध्रुव वाली कहानी। दक्षिण ध्रुव में जैसे बात आती है तो आकर्षित की बात आती है, जिससे विरुद्ध चुंबक को विस्थापित करने में कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक कार्य प्रेरित धारा में प्रभावित होता है। एक बार किसके धारा में प्रभावित हो रहा है भाई, देख लो, है ना। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। बस अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, और ये आपका 4 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए। चलिए देखो भाई, मैं बता रहा हूं आपको साफ साफ, ये देखो, ये देखो, ये देखो कुंडली, देखो कुंडली, देखो यहाँ पर थोड़ा पानी पीता, देखो देखो ये डायग्राम है, नॉर्थ साउथ, देखो है, देखो जब पास लेके जा रहे हैं प्रतिकर्षण, अब दूर लेके जा रहे हैं, तो ये आपको ध्रुव याद रखना है। एक बात याद रखना, जो कुंडली का जो सिरा है, जैसे चुंबक की तरफ जब समीप आप लेके जाते हो तो उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करता है, लेकिन जैसे दूर लेके जाते हो तो दक्षिण ध्रुव के कारण वो क्या होता है, आपका आकर्षित होता है। वहां पर क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा था। ये एकदम माइंड में सेटअप करो बेटा, तब मजा आएगा, मजा आएगा। चलिए, एकदम टेंशन नहीं लेना लाइफ में, अपन बैठे हैं ना, ठीक है। चलिए भाई, अब क्या है कहानी में, ये छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है। क्वेश्चन क्या देखते हैं, है ना, क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। चलिए, सेट ए चल रहा है, सेट बी, सेट सी, सेट डी, चारों इसी में अपन करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मूल संदेश के प्रेषण और अभिग्रहण के लिए योजनावत व्यवस्था का ब्लॉक आरेख कीजिए। कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है। ये आपका माइक्रोफोन है, उसके मॉड्यूलक है, प्रवर्धक है, ये एंटीना है। ये आपको माइंड में सेटअप करना है। एंटीना से शुरू करोगे तो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, बस यह मॉड्यूलक है या विमाडुलक है, श्रव्य प्रवर्धक। तो इस टाइप का आप पैराग्राफ को आप मतलब इस टाइप का आरेख को आप याद कर लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ बनाने वाला सिस्टम नहीं, बस हमारा लाउड स्पीकर, बाकी देखो सब सेम है। एंटीना यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, मंडूलक प्रवर्धक, हाँ मंडूलक की जगह आ गया, ये थोड़ा सा नया, ठीक है। चलिए, तो भाई इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बड़े क्वेश्चन से अपन चलते हैं थोड़ा सा। रदरफोर्ड परमाणु और न्यूक्लियाई एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हिंदी मीडियम को और इंग्लिश मीडियम को, जाकर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना, हमने दिए हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी करता हूं ना, है ना। अगर आप बोले तो सेट ए सेट बी अलग अलग समझा देता हूं तो इजी भी पड़ेगा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बट एक साथ पढ़ने की कोशिश में लगा वो। चलिए, सो रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां। अच्छा, कमियां लिखने बोला दोस्त, ये करना तो यार, ये हो सकता है साला 2025 में किसी सेट में दे दे,
है ना। किसी के सेट में दे दे, कोई भरोसा नहीं है रदरफोर्ड का कहानी में। 200 की बात है, कोई पढ़ते ही नहीं है ना। चल, रदरफोर्ड परमाणु प्रतिरूप की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो कमियां पाई जाती है। सबसे पहला कमियां क्या पाई जाती है? स्टेबिलिटी का, स्थायित्व का। परमाणु के स्थायित्व के संबंध में पहला कमियां। दूसरा, रेखीय स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। जो रदरफोर्ड है ना, रदरफोर्ड परमाणु का ना रेखीय जो आपके स्पेक्ट्रम है ना, आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हो ना बेटा, हाँ स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में कमियां है। चलो देखते हैं क्या कमियां भाई। बंदा क्या कमियां दे दिया यार रदरफोर्ड वाला, हाँ बहुत बेहतरीन है, फेमस है। नाभिक के चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्र त्वरण होता है। अभिकेंद्र बीच का त्वरण होता है। विद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अच्छा भाई, इसमें समझ आए कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसके बीच में आपको माइंड में ये करना है, उसमें ना एक त्वरित उत्पन्न होता है, एक त्वरण होता है, जिसको अभिकेंद्र त्वरण होता है। बीच का सेंट्रीफ्यूगल, या सेंट्रीपिटल की बात हो रहा है। अभिकेंद्र क्या होता है आपका? त्वरण होता है। विद्युत गति के विज्ञान के अनुसार, विद्युत गति के विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉनों से विद्युत चुंबक की तरह लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए। अच्छा, मतलब विद्युत गति के नियम के अनुसार, जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसके अनुसार ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई नाभिक के चारों ओर जो विभिन्न कक्षाओं में, केएलएम ने जो कक्षाएं अपने पास है, ठीक है, चारों कक्षाओं में या विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से विभिन्न कक्षाओं में, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसा रिवॉल्व कर रहा है ना दोस्त, तो रिवॉल्व कर रहे हैं इसके चारों तरफ घूमते हुए, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से विद्युत चुंबक की तरह उत्सर्जित होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं होगा। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का हास्य होने के कारण उनके वृत्त पथ पर, सर्कुलर पाथ ना, त्रिज्या लगातार कम होती है, उसकी रेडियस कम होती होती जानी चाहिए। अच्छा, ये एक पॉइंट्स है जो विद्युत विज्ञान, गति के विज्ञान के अनुसार ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा होगा। अंत में वे नाभिक में गिर जाना चाहिए। इस प्रकार परमाणु स्थायी ही नहीं रह सकता। अच्छा, स्टेबल ही कहां से रहेगा भाई? स्टेबल रहेगा ही नहीं है? संबंध में मतलब रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व को समझाया नहीं। आप बोलो ना तो सेट ए सेट बी सेट सी करके मैं समझा देता हूं, ये ज्यादा इजी होगा, ठीक है, 3 मार्क्स का। ठीक है, हाँ ज्यादा वीडियो बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, आप कमेंट करके बताइए यहां तक पहुंच गए हो। ए सेट बी सेट सी सेट डी करके 4 8 वीडियो मेरे को बनेगा, 8 8 16, मतलब ये वीडियो बनेगा। तो सेट ए सेट बी करके मैं समझा देता हूं, एकदम क्लियर कर देता हूं, तो इससे समझ भी आएगा। ठीक है, किसी में मैं समय भी ज्यादा ले सकता हूं, ठीक है, वो सही रहेगा बेटा, सेट ए सेट बी सेट सी करके। ठीक है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्या है भाई? रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लगातार बदलते रहने से उनके घूमने की आवृत्ति भी बदलती रहेगी, राइट। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करेंगे। अच्छा ठीक है, यहां पर कहानी में ट्विस्ट यही है, हाँ करेंगे। इन तरंग अर्थात इन तरंगों का स्पेक्ट्रम सतत कंटिन्यूअस होगा, परंतु वास्तव में परमाणुओं के स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होते हैं। अच्छा, लीनियर पढ़े तो लीनियर ही होगा, कंटिन्यूअस नहीं होता है, अर्थात उनमें बहुत सी बारीक रेखाएं होती है तथा प्रत्येक स्पेक्ट्रम रेखा की एक निश्चित आवृत्ति होती है। अतः परमाणु से केवल कुछ निश्चित आवृत्तियों की ही तरंग उत्सर्जित होनी चाहिए, सभी आवृत्तियों की ही नहीं। इस प्रकार रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असक्षम रहा। मतलब ये पॉइंट एक चीज याद रखना बेटा, परमाणु की जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था ना, वो काफी बड़े लेवल में था। रदरफोर्ड अपने जमाने का काफी अमीर व्यक्ति था भाई। जब 11वीं क्लास को मैं रदरफोर्ड पढ़ाता हूँ ना भाई, और जज जे थॉमसन पढ़ाता हूँ, मजा आ जाता है दोस्त। वो फील आता है, पता है, जब साइंटिस्ट को पढ़ाते हैं अपन, मजा आ जाता है। तो रदरफोर्ड की जो कमियां है ना दोस्त, एकदम याद रखना, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में है, स्टेबिलिटी, परमाणु की स्टेबिलिटी। दूसरा है आपका रेखीय स्पेक्ट्रम, जो लीनियर स्पेक्ट्रम की व्याख्या में संबंध में है। ठीक है, चल, तो ये सेट ए सेट बी के कुछ क्वेश्चन है। एक आध हम और कर लेते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं, ये क्या है भाई? हाँ, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 17 नंबर छोड़ दिए थे, ये मैं ये अलग से वीडियो बताऊंगा, लॉजिक गेट ना अलग से पढ़ाऊंगा, इसका आप टेंशन मत लो, आपको देखने को मिल जाएगा। क्या भाई? भू चुंबक के तत्वों के नाम लिखिए, उन्हें परिभाषित कीजिए। अच्छा, ऐसा है क्या? तो भू चुंबक के तत्वों के निम्न: दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, किसी स्थान पर चुंबक के अमयोत्तर, भौगोलिक अमयोत्तर के बीच के कोण क्या क्या होता है भाई? दिक्पात कोण, ठीक है, नमन कोण,
और पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता, ये याद कर लो। ठीक है, ठीक है। तो बीच के कोण को उस स्थान का दीप्कान कोण कहते हैं, मतलब चुंबक के यमयोत्तर और भौगोलिक यमयोत्तर के बीच के कोण को, ठीक है, दिक्पात कोण कहते हैं, याद रहेगा। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा देख लेना, ये दिक्पात कोण है। ठीक है, किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबक के क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ कोण बनाती है, उसे ये कहते हैं। चलिए ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, एक बार रेटिंग कर लेना। ठीक है, छोड़ना कुछ नहीं है आपको। चलिए अब बात करते हैं ये टॉपिक का, ये 2025 के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एनालॉग वाला पढ़ लेना दोस्त। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या है, इसकी तुलना कीजिए। एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल है होता है जो समय के साथ लगातार परिवर्तन होते रहता है। एनालॉग सिग्नल ना एकदम वह सिग्नल होता है जो समय के साथ, जैसे जैसे समय बदल रहा है ना, वैसे समय के साथ क्या होता है बेटा, वो परिवर्तन होता है। ठीक है, यह समय का सतत फलन होता है जिसका आयाम अथवा तात्क्षणिक मान सतत होता है। इन्हें निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए डिजिटल सिग्नल क्या है, असतत सिग्नल होता है, केवल असतत समय पर ही परिभाषित होता है। यस, इजी, इसको रीडिंग कर लेना। समस्थानिक तो आइसोटोप से पता है यार, समस्थानिक क्या है वही नहीं पता है क्या। यहाँ एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिसके नाभिक प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, हाइड्रोजन। आइसोटोप्स, है ना, आइसोटोप्स, ये पता है, आइसो मतलब समान होता है भाई। ठीक है, इसका मतलब हम क्या समान लेते थे, समान लेने नहीं जाना, समान होता है। ठीक है, तो भाई आपको एकदम सिंपल है, परमाणुओं के बीच का नाभिक परमाणुओं की संख्या क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है, मास नंबर सेम होता है भाई, एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, परमाणु भार डिफरेंट होता है, परमाणु क्रमांक सेम होता है। अच्छा, ये 2025 में चांसेस है यार, इसको पढ़ लेना दोस्त। ठीक है, क्या है 2025 में भाई, व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में कोई 3 अंतर लिखिए। व्यक्तिकरण और विवर्तन, देखिए मैं उसी क्वेश्चंस को जोड़ दे रहा हूं जो मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेड है, बाकी आप रीडिंग कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, जो क्वेश्चंस मेरे को एक्सपेक्टेड लग रहा है सेट ए में, उसी क्वेश्चंस को मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा जोर शोर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मेरे को लग रहा है ये एक्सपेक्टेड है, तो भाई मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मतलब मेरा नहीं है कि भाई एकदम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, देखो आपको समय लगेगा, आप इसको सुनोगे ना तो सेट ए कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेट बी, फिर सेट सी, फिर सेट डी करके 4 सेट बना देता हूं अलग अलग वीडियो, तो कम कम टाइम में बन जाएगा, एकदम समय नहीं लूंगा। ठीक है, वैसे मैं फिर इंग्लिश मीडियम को बना दूंगा, फिर आदर्श उत्तर का भी बना दूंगा। तो आज का डे का टारगेट आपका 3 मार्क्स का पूरा आप पढ़ सकते हो एक बार में, और कोई ऐसे डेरिवेशन होंगे जो 5 मार्क्स में, तो कमेंट करिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए व्यक्तिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। दो कला संबंध सूत्रों से आने वाले दो पृथक तरंगार्गों का अध्यारोपण से व्यक्तिकरण की घटना प्राप्त होती है। अच्छा, ये एक ही तरंगार्गों को या दो बोला गया, दो पृथक अलग अलग, इसमें एक एक अंतर है, बाकी सब आप कर सकते हो कि विभिन्न बिंदुओं से आने वाली, विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से विवर्तन की घटना होती है। ये डेफिनेशन आप इसको याद कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन आपको क्या आएगा बेटा, काम आएगा। चलिए ठीक है, व्यक्तिकरण फ्रिंजें प्राय समान चौड़ाई की होती है, असमान चौड़ाई की होती है। अच्छा ठीक है, इस सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, इसमें क्रमिक दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है, इसमें एक समान होती है, इसमें घटती जाती है। ठीक है भाई, न्यूनतम तीव्रता के बिंदु पूर्णतः काले होते हैं, ये काले नहीं होते हैं। ठीक है, इस टाइप के डेफिनेशन एकदम सिंपल आप पढ़ सकते हो। तो भाई ये था आपका कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। मॉडल पेपर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भले आपका हिंदी और इंग्लिश के आपको ऐसे लगते हैं कि एकदम एग्जैक्ट नहीं आए, लेकिन भाई फिजिक्स ना एक मेन सब्जेक्ट होता है, हम ना क्वेश्चंस वाइज पढ़ते हैं। अगर हम इसमें टोटल अगर हम 100 से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, 90 से ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, तो चैप्टर का कोई भी यूनिट उठा के देखिए, इस क्वेश्चंस को जब हम कवर कर रहे होते हैं ना, तो कोई भी यूनिट के 5 से 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। आप जाकर देखो पूरे यूनिट को, इसीलिए मेरे को करवाना पड़ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सर भरोसा उड़ गया मॉडल पेपर से, आदर्श पेपर से, बेशक बेशक आप मत पढ़ो, बेशक आप मत पढ़ो, लेकिन जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ा साल भर, उन बच्चों के लिए ये ऐसी कुछ किताबें हैं जो एक भरोसा रहता है कि चलो यार कुछ नहीं सही तो पढ़ के जा रहे थे, कॉन्फिडेंट हो। तो सेट ए की वीडियो थी, सेट ए मतलब आपका सेट ए आपका ये वीडियो था आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 3 मार्क्स का सफर चल रहा है, जिसमें मॉडल पेपर अभी हम बात कर रहे हैं, और ये हिंदी मीडियम के लिए है। चारों सेट अलग अलग मिलेगा। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, देख नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं।